नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। वह दौर जहां चुनावी इम्तिहान के साथ ही भगवा ब्रिगेड के लिए भी बड़ी चुनौती है। प्रयोगशाला की भी परीक्षा है। वह प्रयोगशाला जिसने हिंदुत्व को गढ़ा, वह प्रयोगशाला जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रंग को गढ़ और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर अयोध्या को पेश किया। अब अयोध्या के दिल में क्या है, उस पर सियासी प्रयोगशालाओं से निकले नारों, मुद्दों का कितना असर हुआ, इन सब की परीक्षा इसी चरण में होगी। तो इसी चरण में प्रयागराज भी मतदान करेगा। वह प्रयागराज जहां की संगम की रेती से निकला हिंदुत्व का संदेश देश दुनिया में पहुंचता है। तो यहां से सियासत की भी कई अविरल धाराएं निकली हैं। विधानसभा चुनाव अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां भाजपा की धार्मिक व सांस्कृतिक प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं के उत्थान की गवाह अयोध्या से लेकर संगम नगरी और चित्रकूट तक तमाम मुद्दे मतदाता की कसौटी पर होंगे। सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के साथ ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी, रमापति शास्त्री के कामकाज को भी मतदाता तौलेगा। कांग्रेस और रघुराज प्रताप सिंह की भी अपने गढ़ों में परीक्षा होगी। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह तो चुनावी मैदान में है ही। उनकी पसंद पर कई सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो कई पर काफी विरोध के बावजूद पुराने बनाए रखे गए हैं। इसलिए उनकी साख भी इस बार दांव पर लगी हुई है और उनकी साख का भी इम्तिहान होगा। सत्ताधारी दल भाजपा व मुख्य प्रतिपक्षी सपा के दावों के बीच आधे से अधिक सीटों के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम के मैदान से मध्य होते हुए अवध तक पहुंचे सियासी घमासान में जनता का मिजाज खुलता जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम यादव के एकजुटता के साथ बेरोजगारी, महंगाई और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को मुद्दा बनाकर सत्ता तक पहुंचने की जद्दोजहद है, तो दूसरी ओर गरीबों को मुफ्त राशन ने तमाम जगहों पर जातीय व सांप्रदायिक गोलबंदी तक को पीछे छोड़ दिया है। किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता, बुजुर्गों को पेंशन, गरीबों को मकान, शौचालय के साथ महिलाओं व खासकर स्कूली बेटियों को बेहतर महसूस होती कानून व्यवस्था व माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई की बड़ी ताकत नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन चरणों में आखिर क्या ये मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जातीय समीकरण ही हावी होगा। तो आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि अब 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, मतदान होने बाकी हैं, और इन 3 चरणों को लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो क्या वास्तव में अब जनता के मुद्दे, जनता के सरोकार से जुड़ी समस्याएं क्या हावी होंगे या फिर जातीय समीकरण की गोद बिछाते जिस तरीके से राजनीतिक दल अक्सर नजर आते हैं, एक बार फिर से वही राजनीतिक समीकरण ही हावी होगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, 3 चरण के मतदान होने अब बाकी हैं और यह माना जा रहा है कि दरअसल अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान ये तय कर देगा, खासतौर पर 5वें चरण का मतदान जिस तरीके से होना है, और ऐसे में ये यहीं से अब पता चल जाएगा कि दरअसल सत्ता पर काबिज होने कौन जा रहा है 5वें चरण के बाद से, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट भी 5वें चरण में ही है, 61 सीटें हैं। और जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए गए जनता के सरोकार से लेकर के, लेकिन अब ये वो ही चरण है, ये जो 3 चरण है, तीनों चरण का अगर जिक्र करें तो इनमें जातीय समीकरण भी अपने आप में बहुत अहम योगदान निभाते हैं। ओबीसी को लेकर के अक्सर पार्टियां मैदान में नजर आती रही हैं और लगातार आप भी रहे उसमें, समाजवादी पार्टी भी रही है, और अभी जिस तरीके से पाला बदलने का काम भी किया गया नेताओं के द्वारा चुनाव से ठीक पहले, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अग्नि परीक्षा नहीं होगी? योगेश जी,
जितने भी चरण एक के बाद एक में हैं, उसमें जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि देखिए, पीछे इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक आंकड़ा आया, जिसमें सपा को 83% क्रिमिनल को इन्होंने विभिन्न अपराध में लिप्त रहे हैं उनको टिकट दिया, और जो प्रीवियस गंभीर क्रिमिनल केसेस हैं उसमें भी इन्होंने 60% ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो गंभीर अपराध में। उसके बाद जिस तरीके के बयान इनके नेताओं के आ रहे हैं, कल श्रीमती अखिलेश यादव जी ने जो एक बयान दिया कि लोहे की जंग के जैसी उसमें जो जंग लग जाती है, उसी तरीके का रंग योगी के भगवा कपड़े का। ये कितनी शर्मनाक बात है। आप एक योगी जी एक देश के अध्यक्ष हैं। योगी परंपरा है कि भगवा वस्त्र में लोग रहते हैं। आपने सनातन धर्म के प्रति ही उंगली उठा दी। उसके बाद वो एक मुख्यमंत्री है, उनका आगे पीछे कुछ नहीं है। उनकी बहन खून बेच के गुजारा कर रही है, उनके माँ बाप बहुत निर्धन हैं और बहुत सादगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई भाई भतीजा कहीं नहीं है। इसके मुकाबले समाजवादी के 34 परिवार के लोग एमपी से लेके और राज्य के अन्य पदों पर विराजमान रहे हैं। क्या ये सबको जनता देख नहीं रही? ये सबको जनता समझ नहीं रही? इतने भी चरण और आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से वहां सीटें प्राप्त करती जा रही है, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि प्रचंड बहुमत से माननीय योगी जी वापस लौटेंगे और फिर एक बार यूपी, जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अग्रसर होगा। हमारी विकास की योजनाएं जितनी भी हमने वहां पर लाई है अपने पिछले शासनकाल में, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर का मामला हो, जिसमें हमने कैपेक्स बढ़ाकर 74% किया। उसके बाद जितने भी इलीगली ऑक्यूपाइड एसेट थे ये क्रिमिनल्स के द्वारा, उसको हमने डिमोलिश करके सरकार को वापस करने का काम किया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हमने प्रयागराज और झांसी में लॉन्च किया। हमने हर दूसरे जिले को एक बड़ा अस्पताल देने का काम किया है। 45 साल के बाद बुंदेलखंड में हमने पानी पहुंचाया। उसके बाद हमने फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ईज टू डू बिजनेस का माहौल पैदा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस किया, और कितने भी ओपिनियन पोल जिस किसी भी चैनल ने किया है या अखबार ने किया है, उसमें हम सबसे अव्वल पर नजर आ रहे हैं। तो मुकाबला रह कहाँ गया? अब तो ये खाना पूर्ति हो रहा है। योगी जी तो तय हो गया है कि योगी जी को आना है। महिलाओं में जिस तरीके का रुझान पैदा है, वो एक ही बात कहती है कि हमको भयमुक्त वातावरण चाहिए। भयमुक्त वातावरण योगी जी के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, और किया है हमने। इसके बाद कोविड के दौरान जिस तरीके से हमने राशन का वितरण किया, वो भी लोग भूले नहीं। आज सबके घरों में कोई भूखे नहीं मर रहा है, अनाज का भंडार है। तो इन सब चीजों को लेकर जनता में एक उत्साह पैदा हुआ है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर हम लोगों को साफ सुथरा भयमुक्त वातावरण में रहना है
भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है। और संजीव चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। संजीव जी, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव उस चरण में पहुंच चुका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से धार्मिक और सांस्कृतिक प्रयोगशालाएं रही हैं। अयोध्या में भी 5वें चरण में मतदान है, प्रयागराज में भी मतदान है, और ऐसे में अब ये 5वें चरण के बाद ये माना जा रहा है कि ये कुछ तस्वीर साफ होने लगेगी या हो जाएगी कि सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है। सत्ता पर काबिज होने का दावा तो आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी, अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से जितने सारे कामों को लेकर के वो गिना रही है बीजेपी कि हमने ये सारे काम किए हैं, और जनता उन कामों के आधार पर मतदान कर रही है, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। आपको लेकर के क्या वास्तव में ये नहीं लगता है कि चुनौती बेहद कड़ी हो गई है अब? भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी पूरी झूठ पे तुली हुई है। सुबह से शाम तक ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि जितना ज्यादा झूठ बोला जाए उससे इनको कुछ हासिल हो पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पहले चरण में इनको बाहर कर चुकी है, दूसरे चरण में इनका सफाया हो गया, और तीसरे चरण में इनको कुछ हाथ नहीं लगा। चौथे चरण में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार तय उत्तर प्रदेश की जनता कर चुकी है। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं और बेमतलब की बातें कर रहे हैं। इन चीजों का कोई सर पैर नहीं होता। जो इन्होंने काम किया होता, वो 13 महीने किसान, 700 किसान शहीद हो गए, तो किसान 13 महीने नहीं बैठा होता। और वो छात्र जिन पर इन्होंने लाठियां बरसाई, और जो बेचारे छात्र, कई बार पुलिस जलाने के लिए लाठियां सड़क में मार देती है, लेकिन इन्होंने उनका सर फोड़ने के लिए छात्रों की लाठी बरसवाई थी, और निकाल के जो बेचारे भाग गए थे उनका पीछा करके उन पे लाठियां बजवाई थी। तो वो छात्र नहीं भूला है, वो किसान नहीं भूला है। और जो ये महिलाओं की बात करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को? वो महिला इन्होंने किया था, वो महिला नहीं थी, वो किसी की बेटी नहीं थी। ये बैठ करके इतना झूठ बोलते हैं। वो उन्नाव कांड हुआ रातों रात में, इन्होंने रातों रात वो अपना दाह संस्कार अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करना चाहते थे। क्या किया इन्होंने? इन्होंने पूरा देख रहा था। और तीसरा, आगरा में होटल में एक व्यापारी को निकाल करके गोली लगवा दी इन्होंने पुलिस से। आप होटल में नहीं सो सकते, ये ऐसा। और ये बहबूद बताते हैं। इनके 1000 कारनामे, इनके विधायकों ने बलात्कार तक किया, और विधायक खुद खड़े होकर कॉलर करके बात कर रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई अधिकारियों की कि उसको गिरफ्तार कर सके। वो तो पब्लिक का दबाव आया, हमारी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, तब जाके उनको गिरफ्तारी इन्होंने दर्शाई। अगर ये इतने दूध के धुले थे, तो जब वो आईजी के सामने लखनऊ में विधायक इनका खड़ा था, तो नहीं इन्होंने गिरफ्तार कर लिया उसी टाइम उसको। ठीक, लेकिन आईजी और डीआईजी इनके सामने। ठीक है, आप रोजगार के मुद्दे को लेकर के पहुंच रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन कितना असर डाल पाएंगे, कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे संजीव जी, ये देखने वाली बात होगी। आएंगे आपके पास एक बार फिर से, आप वापस अभी आरवी उपाध्याय जी से कमेंट ले लेते हैं। उपाध्याय जी, 5वें चरण में ही प्रयागराज में भी मतदान है, प्रयागराज भी इस चरण में मतदान करेगा। वह प्रयागराज जहां की संगम की रेती से निकला हिंदुत्व का संदेश देश और दुनिया में पहुंचाता है, और यहीं से सियासत की भी कई अविरल धाराएं भी निकलती हैं। चुनौती सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी है, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है सरकार बनाने का कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, दोनों लोगों को अभी आपने सुना। बीजेपी भी काम के मुद्दे को लेकर के कह रही है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, और उसी आधार पर जनता मतदान कर रही है।
समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है लगातार कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं को लेकर के जो रोजगार नहीं मिले हैं, अगर उन्होंने अपने हक की बात की है तो उन पर लाठियां भांजी गई हैं। क्या वास्तव में ये पार्टियां इन मुद्दों को लेकर के ही राजनीति कर रही हैं या फिर जातीय समीकरण अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस चरण में? अब देखिए योगेश, हर फैक्टर का अपना एक योगदान होता है। जातीय फैक्टर का अपना योगदान है, मुद्दों का अपना योगदान है, और जो शासन रहा है योगी जी का, उसका अपना अलग योगदान। मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के मित्र को भी सुन रहा था और बीजेपी वालों को भी सुन रहा था। बीजेपी वालों ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी की उपलब्धियां ही गिनाई। उन्होंने अपनी कुछ नहीं बताया कि भी हम क्या थे, हमने क्या किया। दूसरे ने क्या किया, उंगली खाने से अगर एक उंगली खाते हैं तो दो उंगली अपनी तरफ ही उठती। देखिए ये मानना पड़ेगा भाई, काम ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ। सड़कें बनी हैं, बिजली नहीं आती थी, बिजली आई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। साथ साथ किसान ये भी देख रहा है, जो आवारा पशु हैं वो जिस तरह खेतों को खा रहे हैं, देखिए वो भी एक मुद्दा है, किसान उसको भी देख रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई हाँ हमने विकास किया है, मुफ्त राशन दिया है। मुफ्त राशन देना कोई विकास नहीं कहा जा सकता। अब तो ये एक परंपरा सी शुरू हो गई है और एक प्रतियोगिता हो रही है कि भी कौन कितना बड़ा कटोरा जनता के हाथ में लेके भिखारी बनाया जा रहा है। कोई कह रहा है मैं घी दे दूंगा, एक कह रहा तेल दे दूंगा, तो एक कह रहा है स्कूटी दूंगा, दूसरा कह रहा है नमक तो दिया है तो इसी के नाम पे वोट कर दे। तो मुद्दे कहाँ हैं? कौन मुद्दों की बात कर रहा है? अगर मुद्दों पे है तो मुद्दों पे ही डटे रहिए, अगर विकास पे इलेक्शन लेना है तो विकास पे डटे रहिए। एक घाल-मेल सा हो गया है और ये फ्री का फंडा और आ गया है। कटोरा हाथ में दे दो, अरे उसे रोजगार दे दो। अगर उसे रोजगार मिल जाएगा, उसकी जेब में पैसा होगा, तो अपने बच्चे को पढ़ाने का वो कटोरा हाथ में मत दो। भिखारी मत बनाओ जनता। जनता को भिखारी बना के खूब सब वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान है उसको एमएसपी मिल जाए, उसकी मूल्य का सही अगर जो उपज है सही मूल्य मिल जाए तो न उसे कर्ज माफी की जरूरत है और न किसी दूसरे पैकेज की जरूरत है। वो अपना खर्चा स्वयं चला सकता है। विडंबना क्या है कि देखिए केरल बीजेपी के सामने भी है। 2017 में 60 में से 51 सीटें जीती, क्या बरकरार रख पाएंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय है। महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं और शुक्र है परमात्मा का इलेक्शन चल रहा है, नहीं तो 10-20 रुपए लीटर बढ़ चुके होते और इलेक्शन के बाद बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है। अब देखिए एक चुनौती नहीं है, अमेठी में 2019 में राहुल जी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के लिए भी चुनौती कि क्या वो अपनी ताक बचा पाएंगे। राजा भैया पहले के दौर के चुनाव में और आज उनके लिए भी एक चुनौती है। केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा सिराथू में, तो उनके लिए भी एक चुनौती है। यानी चुनौती सबके लिए है और कामों में सब यही कह रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे। इस सत्ता में जब होते हैं तब क्यों ये चूक जाते हैं? जब सत्ता मिलती है तब अगर जनता के मुद्दों पर अगर काम हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के जो हालात हैं आप देखेंगे सरकारी स्कूल टूटे पड़े, टीचर है नहीं। और तो और हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। क्या किसी ने फॉलो किया? क्या किसी ने उसे लागू किया? नहीं किया। तो फिर कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे। जो सत्ता में रहे तब स्कूल क्यों नहीं सुधरे? स्वास्थ्य का ढांचा चरमराया हुआ है।
कोरोना काल में हम सबने देखा है, अगर सभी सरकारें ईमानदारी से शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा दुरुस्त करती तो आज उत्तर प्रदेश की हालत कुछ अलग दिखती। और कोरोना काल में बिना दवा के जो इस प्रदेश की जनता बेहाल रही वो नहीं रहती। कोई ना कोई तो कारण है कि इलेक्शन के टाइम पर किसान याद आता है, सब किसान के हितैषी हो जाते हैं, और जैसे ही सत्ता में आते हैं किसान दुश्मन नजर आता है। क्या किसान की हालत एक दिन में हुए? योगेश, एक दिन में नहीं। लगातार आजादी के इतने सालों बाद किसान कर्जदार है, आत्महत्या कर रहा है, तो सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार है। कोई एक राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं, किसी ने पहल नहीं की किसान के हालात सुधरें। कहने को सब कहते हैं कि हमने किसान का हित किया है, तो किसान का हित किया था तो किसान इस हालत में है कि प्रश्न तो उठता है ना, और जब प्रश्न उठेगा तो जवाब पूछा जाएगा, और जवाब क्या देंगे? क्यों आप भी देखिए, सत्ता आती रहती है। आज जो सत्ता में कल विपक्ष में था, आज जो विपक्ष में कल सत्ता में होगा। लेकिन बात मुद्दों की है कि मुद्दों पर कौन बात कर रहा है, किसने मुद्दों पर डिलीवरी की। मुद्दों पर डिलीवरी नहीं है, मुद्दों की बात नहीं है, और जनता भी उतनी दोषी है। योगेश नहीं, दरअसल देखिए, बिल्कुल हमने जाति का इसलिए जिक्र किया उपाध्याय जी कि चारों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे सपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी हो, चारों राजनीतिक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ओबीसी से आते हैं, ओबीसी वर्ग से। और आपने देखा कि चुनाव से कुछ दिन पहले जिस तरीके से सभी दलों ने इस वर्ग को खासतौर पर साधने की कोशिश की थी, लगातार प्रयास जारी रहे हैं। और खासतौर पर अब समाजवादी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो जातीय समीकरण है वो पूर्वांचल में बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। आप इस बात से देखिए नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल रही सुभाषपा इस बार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के पाले में आ गए हैं, उनके साथ हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें तो वो भी समाजवादी पार्टी के पाले में आ गए हैं। तो ऐसे में अगर पूर्वांचल का जिक्र हम इसलिए जातीय समीकरण से जोड़ रहे हैं कि 2014 के बाद से ये वर्ग जो था वो बीजेपी के पाले में ही जाता रहा है। लेकिन इस बार अब कहीं ना कहीं वोट बैंक तो कटेगा ना, क्योंकि जाति को लेकर के जिस तरीके से हमेशा आवाज उठाई गई है, ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा कहा है कि हमारे समाज के लोगों की अवहेलना की गई है, काम नहीं किया गया है उनके उत्थान के लिए। यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उठाई है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ग से नुकसान सहना नहीं पड़ सकता क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2017 में जो एक जातीय समीकरण बीजेपी ने बनाया था वो 2022 में टूटा है, और जो समीकरण बीजेपी ने बनाया था वही समीकरण आज समाजवादी पार्टी ने बनाया है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे मौर्य हो, चाहे अपना दल की भी एक घटक समाजवादी पार्टी के साथ है, तो बहुत सारे जो सिनेरियो है वो बदला है। बिल्कुल जिस तरह बीजेपी को लाभ मिला था ओम प्रकाश राजभर और मौर्य इन सबको लेने के साथ जो एक जातीय समीकरण साधने की कोशिश की थी, उसका नतीजा सबके सामने के 2017 में बीजेपी को एक अच्छी खासी जीत मिली थी। और उसी आधार पर आज अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को 2017 में समझ में आ गया था, और माननीय अखिलेश यादव ने उस पर एक काम किया है कि भी लोगों को जोड़ा। उन्होंने देखा कि बीजेपी ने जिस तरीके से जोड़ा था उसी तर्ज पर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने एक सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश की है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके जाटों को साधने वाली बात हो, या ओम प्रकाश राजभर को साथ लेके राजभर समाज को साधने की बात हो, या मौर्य जी को लेके मौर्य समाज को साधने की बात हो। ये गणित कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है। वही मैंने कहा कि इस बार जातीय समीकरण बिगाड़ने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की। और ले लेते हैं जवाब आलोक जी से ही। बल्कि योगेश मेरी एक बात हो रही थी एक बड़े कद्दावर नेता से,
उन्होंने कहा मोदी जी ने बहुत चीजों, योगी जी ने बहुत चीजों को खराब किया है। वो ओम प्रकाश राजभर को साथ नहीं रख पाए, मौर्य को साथ नहीं रख पाए, बहुत सारे लोगों को साथ नहीं पाए, तो वो नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है। आलोक जी, कितना नुकसान हुआ है ये तो नतीजों के बाद पता चल पाएगा। जी आलोक जी, अभी आपने सुना कि उपाध्याय जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि वास्तव में आपके नेता भी कुछ नेता जो हैं वो देखिए स्क्रीन पर तो कोई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होगा, आप भी नहीं कहेंगे। जब खुले दिल से जब आपस में चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं नेताओं के जहन में जो बातें होती हैं वो सामने निकल करके आती हैं। और देखिए ये सच है कि कहीं ना कहीं चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनका कुछ ना कुछ तो वोट बैंक, आप बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते हैं कि कोई जनाधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। इनके समुदाय के लोग इनके साथ तो जाएंगे ही, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन इस बार जो जातीय समीकरण बैठाने का काम समाजवादी पार्टी ने वास्तव में किया है, तो पूर्वांचल में क्या वास्तव में आपको यह नहीं लगता है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा? योगेश जी, माननीय उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं बड़ा संघर्ष है। आलोक जी यहाँ पर आपको रोकेंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सीधे आपके पास आएंगे, आप अपनी बात रखिए। मैंने कहा जो उपाध्याय जी ने कहा वो बात तर्क संगत है। किसी भी नेता का किसी दल को छोड़ने से कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन हम इस सब के लिए देखिए, ये जो नेता है ये आया राम गया राम की राजनीति करते हैं। ये मायावती जी को इन्होंने एन वक्त पर छोड़ा 2016 में और ये बीजेपी में आ गए। बीजेपी को भी छोड़ा एन वक्त में और ये सपा में चले गए। इन सब बातों को आज की प्रखर जनता इन सब बातों को समझती है। और जो लोग गए हैं तो लोग आए भी तो हैं हमारे यहाँ। कांग्रेस की तीनों पोस्टल गर्ल आ गई, कांग्रेस के आरसीएन सिंह आ गए। इन सब लोगों के आने से हमें भी तो कुछ मजबूती मिली है। बिल्कुल। तो आया राम गया राम की राजनीति अब ज्यादा मायने नहीं रखती। और दूसरी बहुत अहम चीज है जिसको आप लोग किसी भी एंगल से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान का, औरतों महिलाओं का साइलेंट वोट एक जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इसको लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा खुलवा सपा के साथ नहीं। इस बार आलोक जी, इस बार तो मुझे डाउट लग रहा है। देखिए इस बार तो मुझे डाउट लग रहा है। लास्ट टाइम जब हुआ था तब मैं बिल्कुल खुल करके मैं भी कह रहा था कि वास्तव में मुस्लिम महिलाओं का जो वोट बैंक था वो बीजेपी के पाले में जा रहा है। लेकिन इस बार का आप जो कह रहे हैं ये, इससे मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। नहीं, हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जैसे कि अभी उपाध्याय जी ने कहा कि मुफ्त बांटने वाला काम, मुफ्त बांटने वाला काम के प्रणेता है माननीय केजरीवाल जी। थोड़ा थमा दो जनता, ठीक कहा उन्होंने। रोजगार दो, उसको सबल बनाओ, उसको भिखारी क्यों बना रहे हैं? और यही काम समाजवादी पार्टी ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, 6 गुना ये रेट बढ़ा देंगे, हाउस टैक्स नहीं देंगे। अरे ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो सरकार चलेगी कैसे? उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इस रेस में अब जनता इन चीजों को समझ रही है। और मुस्लिम महिला और कोरोना में राशन बांटना हमारी मजबूरी थी। हमने कटोरा नहीं थमाया लोगों को, वो हमारी मजबूरी थी। कोरोना काल में रोजगार नहीं था, कोरोना काल में किसी को काम नहीं मिल रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो कहाँ से लाता? जो आदमी सुबह कमाता था और शाम को घर चलाता था, वो कहाँ से लाता राशन? तो हमने 80 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में सारी भोजन से रिलेटेड चीजें उपलब्ध कराई। इन चीजों को लोग भूले नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को भी मिला। हमने जिन शौचालयों का निर्माण किया वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिला। हमने जो प्रधानमंत्री
आवासीय योजना के तहत घरों का निर्माण किया, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं को मिला। लेकिन संजीव जी अभी ये भी गिना रहे थे कि जब युवा अपने मांग के लिए सड़कों पर उतरा, अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही, अपने हक की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, तो उन पर लाठियां भी भांजी गई। युवा वो भी नहीं भूलेगा। देखिए, वो हमने भी देखा था, लेकिन जब उपद्रव करने पर लोग आमदा हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज होती है, उसके तहत भी लोगों को साधना पड़ता है। आप अपनी मांग रखें, लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है इस तरीके की चीजों की मांग उठाने की, लेकिन तरीका क्या है? आप रेल चला रहे हैं, अधिकार है। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं बड़ी नहीं, ये गलत कैसे बोल रहे हैं आप? मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। रेल चलाए गए, ये पूरे देश ने देखा। सरकारी संस्थानों पर तोड़-फोड़ हुई, ये पूरे देश ने देखा। आप समाजवादी पार्टी, मुझे एक चीज बता दें, आप इतनी बात कर रहे हैं ना, आदरणीय महानुभाव, आप इतनी बात कर रहे हैं तो मेरी बात का एक जवाब दे दें प्लीज। आदरणीय महानुभाव, आप मेरी एक बात का जवाब दे दें। समाजवाद, लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा है कि बेटे के बाप के बाद बेटे को अपना नेता मान के चलो? ये समाजवाद का कौन सा पन्ना सिखाता है ये चीजें? और आपके अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के परिवार के 34 लोग राज्य और सेंटर के विभिन्न पदों पर कायम है, क्या इसको आप नकार सकते हैं? योगी जी का कोई परिवार का व्यक्ति किसी चीज पर काबिज है? योगी जी की बहन फूल बेच के अपना गुजारा करती है। योगी जी के पिताजी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मोदी जी के 14 रिश्तेदार हैं, कोई टेम्पू चला रहा है, अरे आलोक जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, आप योगी जी और मोदी जी को लेकर के कितना जनता के बीच में जाएंगे? जनता समझ रही है कि अगर दो नेता ठीक भी हैं, चलिए मान लिया कि उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, और भी तमाम सारे नेता हैं जी, इनके पास मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को छोड़ के कौन है? हर चीज में कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे आइकॉन है मोदी जी और योगी जी, तो क्यों ना हम उनका नाम ले? ठीक है, काम करके ठीक है, ले लेते हैं। संजीव जी से जवाब ले लेंगे आलोक जी, और चर्चा को वापस बढ़ाएंगे और सीधे संजीव जी आपके पास आएंगे। देखिए, जितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उतनी ही बड़ी चुनौती मुझे लगता है आपके लिए भी है, उससे कम नहीं है, क्योंकि आप इस बार जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए बेताब हैं, दावे कर रहे हैं कि इस बार जनता आपको मौका देगी। ओम प्रकाश राजभर आपके पाले में भले ही आ गए हैं, पूर्वांचल का क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल करके आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल वो तो अपने दम पर अब विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए तो विधानसभा पहुंचे, और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब आपके पाले में वो आए तो कितना हाईलाइट हुए थे, कितना सुर्खियों में रहे। तो जाहिर तौर पर है, जो सुर्खियों में ज्यादा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। राजनीति में ऐसा होता है। देखिए पांडे जी, अभी हमारे पिता तुल्य बड़े भाई उपाध्याय जी बोल रहे थे, उन्होंने सारी बातें बता दी, बिल्कुल उन्होंने बताई है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हकीकत बताई है। और जहां तक हमारे बड़े भाई प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे कि उपद्रव कर रहे थे वे छात्र, तो एक हिंदुस्तान में ये कानून है कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, शालीनता से लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये कोई इनका कानून बनाया हुआ नहीं है, ये भीमराव अम्बेडकर जी का कानून बनाया हुआ है कि अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको याद दिला दूं कि जब पिछली सरकार, जब इनकी सरकार नहीं थी, जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, अगर कुछ पैसे पेट्रोल में या डीजल में या गैस में बढ़ जाते थे तो के केंद्रीय मंत्री और विधायक और तमाम लोग सड़कों पर बसों को जला दिया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो है। विडंबना यही है, विडंबना यही है। ये वीडियो है, विपक्ष ये तो कह रहे हैं ना कि ये मांग क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो आप आग लगा देते थे, आप धरना प्रदर्शन करते थे। और अभी भी मैं इनको याद दिला दूं
अब इनका पीछे दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, राजस्थान में धरना प्रदर्शन हुआ, पंजाब में इनका धरना प्रदर्शन हुआ, जहां जहां इनकी सरकारें नहीं थी वहां वहां इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कैसा तांडव इन लोगों ने मचाया वहां, किस तरीके से तांडव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मचाया, तो इनको किसने झूठ कर रखी है? ये मौलिक अधिकार है। छात्र अगर अपनी मांग कर रहे थे तो इन लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनकी जायज मांग उनकी माननी चाहिए थी, तो वो धरना ही न देते। किसानों की मांग थी, किसान धरने पर बैठे थे, तो उनकी मांगों को मान लेना चाहिए था इनको। जब किसानों को एक खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा, आतंकवादी तक कहा, वही किसानों को आज ये पैर छूते फिर रहे हैं। उन्हीं जाटों को इन्होंने गालियां दी, कह रहे जाट है क्या चीज, और आज जाटों के गृह मंत्री तक पैर छूते फिर रहे कि जाट हमारे भाई हैं। 300 साल पुराना रिश्ता बता दिया, जाटों के साथ 300 साल पुराना रिश्ता बता दिया। अब देखिए कितना झूठ बोलते हैं, इनसे पूछिए 300 साल पहले तो इनकी पार्टी भी नहीं बनी थी, 300 साल का रिश्ता बता रहे हैं ये। तो ये पांडे जी सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के लोग भोखला गए, इनको नींद नहीं आ रही है, इनको नींद नहीं आ रही है, ये परेशान है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, और इनका 22 में तो सफाया होगा ही। ये 23 तक आते आते इनकी केंद्र की सरकार गिर जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 23 तक आते आते इनमें खलबली रची हुई है। इनको पता है गोवा इनसे छीन रहा है, पंजाब इनसे छीन रहा है, 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्य इनसे छीन चुके हैं, ये तय हो चुका है, जनता ने तय किया है। ये किसी एक आदमी की भूमिका नहीं है कि हमने पसंद किया, हमारे कहने से वो दे दिया। जनता खुद ही त्रस्त है। इन्होंने काम ही ऐसे किए, लोगों को कहा कि आप जो अमीर लोग हैं उनको कहा कि आप अमीर हो जाइए, और जो गरीब हैं उनको गरीब करने चले, और वो भी उनको कहा 2, 4, 5 लोग जो इस देश के धनाढ्य लोगों को कहा कि आप पैसे लूट के भारत से और विदेश चले जाइए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में दे जाइए। तो इनकी तो ये नीति रही है। इन्होंने तो इस देश को पूरा ठग लिया। इन्होंने रेल बेच दी, जहाँ रेल खड़ी होती है वो प्लेटफॉर्म बेच दिया, इन्होंने हवाई जहाज तक बेच दिए। इन्होंने क्या नहीं बेचा इन्होंने। मैं एक एक नाम गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये पूरी हिंदुस्तान को रेखना चाहते हैं, और ये इस हिंदुस्तान को कह देना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान में, मंदिर और मस्जिद में जलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कोई एक काम नहीं करना चाहती। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश का जो आवाम है आज इनके खिलाफ नहीं होता। आज इनका तमाम केवल ये जो परिवारवाद की बात करते हैं, मैं परिवारवाद की बात बता दूं, इनके 45 एमपीओ और नेताओं के टिकट 45 विधायकों को टिकट दिए और 45 से 40 रिश्तेदारों को टिकट। लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 80 विधायक ऐसे हैं जो इनके रिश्तेदार विधायक को टिकट हैं। मैं नाम गिना रखता हूँ यही बैठा बैठा। अरे ठीक है, वो सभी दलों में होते हैं संजीव जी, वो सभी दलों में होते हैं। लेकिन आपने जो चीजें कही, दरअसल अब तो लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि पहले 6-6 घंटे बिजली मिलती थी, अब तो बिजली भी बढ़िया लगातार बराबर मिल रही है, और अब सड़कों पे सुरक्षित माहौल जो है वो पहले से बेहतर है। पांडे जी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा कोई एक प्लांट बिजली का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो तो अरे नहीं बनाया भाई इन्होंने, चलो ठीक है नहीं बनाया, आपने बना लिया था उसको। अगर हम, अरे सुन लीजिए, ले लीजिए सवाल ले लीजिए, हम कह रहे हैं बीजेपी ने नहीं बनाया, आपने ही बनाया, लेकिन जिस तरीके से बनाने के बाद जो है आप बिजली सप्लाई दे ही नहीं पा रहे हैं, बिजली की आपूर्ति कर ही नहीं पा रहे हैं। वो आरोप जिस तरीके से बीजेपी लगाती है कि कुछ जिलों में ही, कुछ गृह जनपद में ही केवल बिजली सप्लाई होती थी, तो फायदा क्या जनता का, जनता उसका क्या करे भाई। 24 घंटे का जो बिजली का प्रावधान किया था वो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था शुरू में, उसी की होड़ा होड़ बाद में ये आया है। पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने 24 घंटे शुरू की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। इसको मैं झूठ बोलूं तो आप कर ले मुझे। 24 घंटे बिजली शहरी क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने दी। ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, रुकिए, ले लेते हैं जवाब। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद उपाध्याय जी के पास आएंगे। आलोक जी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हाँ। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। इनके राज्य में कितने घंटे बिजली मिलती, क्यों नहीं मिलती, इसका कुछ
जवाब है इनके पास। वो कह रहे हैं कि हम ही ने तो प्लांट सारे लगाए हैं, आपने कुछ लगाया ही नहीं। इनके समय में कितने बिजली, ये 300 यूनिट मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? आज हमने पैदा कर दिया है तो उसमें से ये बंदर बांट करने को तैयार है। और दूसरी चीज, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को अपना नेता मान के आगे चलो, ये इसका जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने नहीं नकारा कि इनके 34 अखिलेश यादव के रिश्तेदार विभिन्न पदों पर काबिज हैं, ये जवाब नहीं दे पाए। और ये लगातार चीजें उठा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नहीं, ये मत कहिए, ये सुनिए आलोक जी, ये बेमानी हो गई। देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशन होते हैं। वो दरअसल उन पार्टियों का क्या फायदा कहाँ से हो सकता है? बीजेपी के लिए अगर कह दिया जाए तो दीनदयाल उपाध्याय जी तो कहते थे कि जाति के नाम पर, अरे सुन लीजिए, अब बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन पर चलती है ना, उनके पद चिन्हों पर चलने काम करती है। उपाध्याय जी तो ये कहा करते थे कि अगर किसी क्षेत्र को लेकर के जाया जाए, जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार उतारा जाता है वहां पर, अब तो जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है ना, उसमें देखा जाता है कि इस क्षेत्र में कौन सी जाति का वोट बैंक ज्यादा है, उसको चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बनाया जाता है। उपाध्याय जी तो कहते थे ये बेमानी है। अगर ब्राह्मण समुदाय के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में अगर मुस्लिम प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक बनाया जाए या ब्राह्मण क्षेत्र में ब्राह्मण को बनाया जाए, ये तो बेमानी हो जाएगी। कहा ना योगेश जी, ये भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। हम जितने भी पढ़े लिखे हो रहे हैं उतने ही हम जातिवादी हो रहे हैं। ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, खासकर यूपी और बिहार। यहाँ अगर स्टेशन पर उतरिए तो आपका नाम बाद में पूछता है, आप किस जात के हैं ये पहले पूछता है। शामिल आप भी है ना उसमें, उसको तो स्वीकारिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, ये व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र की। हम जितने आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम इन चीजों में जा रहे हैं। ये सामाजिक बात कर रहा हूँ मैं, राजनीतिक बात नहीं। अच्छी बात है, कम से कम स्वीकार रहे हैं आप। तो ये समाज का मापदंड ऐसा हो गया है। हमारा लैक्टोमीटर पानी को दूर बताने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मिला जुला कर आज ये कह रहे हैं कि 2023 में ही हमको विदा कर रहे हैं सेंटर से। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। मैं इनको कहता हूं कि अगर हम नहीं रहे तो कौन आएगा, जरा ये भी बता दे। कह रहे हैं हम आएंगे, नाम बता दे। कह रहे हैं हम आएंगे। उस दल का नाम बता दे, हम 23 में साफ हो गए तो आएगा कौन? बीजेपी सपा कह रही है हम आएंगे। अरे आपको लगता है ये बात? चलिए उपाध्याय जी से ले लेते हैं जवाब। उपाध्याय जी, दरअसल चुनाव में जिस तरीके से अगर देखिए मुद्दों की बात करें तो 3 मुद्दे हावी रहे हैं खास तौर पर। सपा यूपी से बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है, आ जाएगा नतीजे आएंगे, देखा जाएगा उस दिन 10 मार्च को, बहुत कम समय बचा है। उपाध्याय जी देखिए, बेरोजगारी और जो तर्कहीन है, हाँ, इसका कोई रूट नहीं है। ठीक है। अब उपाध्याय जी, बेरोजगारी, महंगाई और आवारा मवेशी, इन 3 मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है पूरी तरीके से। और यही मुद्दे, मुझे लगता है कि हर चरण में ये मुद्दे उठे हैं, कोई भी मुद्दा नहीं आया हो, लेकिन ये मुद्दे 3 जरूर उठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने हमेशा इस बात का जोर दिया है कि पहले, अभी बिजली का जिस तरह का जिक्र किया जा रहा था कि पहले बिजली नहीं मिलती थी गांव देहातों में, क्षेत्रों में, अब बिजली लगातार सप्लाई होने लगी है। सड़कों पर पहले जो माहौल था डर का, वो खत्म हो गया है। और जाति को लेकर के जिस तरीके से, कम से कम ठीक है, आलोक जी की मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने स्वीकारा कि वास्तव में ये जो व्यवस्था बनती जा रही है, हम इस दलदल में दिन प्रतिदिन धंसते चले जा रहे हैं। देखिए व्यवस्था कैसे बन रही है, पॉलिटिकल पार्टियां टिकट बंटवारे को लेके, कौन से क्षेत्र में यादव बाहुल्य क्षेत्र है यादव को टिकट दो, और वो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र में कुर्मी को टिकट दो। टिकट बांटने से लेके इलेक्शन तक आप जाति पर बांटते हैं, धर्म पर बांटते हैं, संप्रदाय पर टिकटें बांटते हैं। और जब एक आधार ही वो बन जाएगा तो फिर वट निचरण आप कैसे खत्म करेंगे कि भी जाति तथा खत्म हो? वो संभव नहीं है। और राजनीतिक लोग हैं, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का एक वो था, लेकिन मैं सब देख रहा हूं कि आजादी के बाद जो अंग्रेजों की एक दूसरी नस्ल जो आई है, उसका भी वही है कि भी बांटो और राज करो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो सत्ता में आ जाओ, बहुत अच्छा लगता है। बात सब विकास की करेंगे, बात सब गरीब की करेंगे,
विकास नेताओं का तो होता है, दिखता है। योगेश जी, मैंने देखा है एक एमएलए एक 5 साल के पीरियड में कितना तेजी से विकास होता है उसका, एक गरीब आदमी का। और इसीलिए देखिए, गरीब आदमी का नहीं होता, इसलिए बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, होड़ लगी रहती है एमएलए बनने की। वो सेवा के लिए नहीं, वो अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए। अब देखिए, जिनका परिवार है वो तो अपने परिवार का विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि भी कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता उससे अछूता है, सभी मिलकर अपने परिवार का विकास कर रहे हैं और वो दिख जाता है। बात गरीब की करते हैं, गरीब को कोई टिकट ही नहीं देगा। योगेश, बीपीएल वालों को राशन तो दे देंगे, कटोरा हाथ में थमा देंगे, लेकिन जब टिकट का नंबर आएगा ना, भाई दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे बता दें बीपीएल जो कार्ड धारक हैं कितनों को टिकट दिया है? अरे कुछ उनको भी दे देते, उनका भी नहीं, कुछ सपा विकास ने हो जाता। उपाध्याय जी, सपा ने दिया था, गायत्री प्रजापति को दिया था। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो भाई अगर मान लीजिए 10-10, 20-20 गरीबों को आप टिकट दे देंगे, तो जैसे नेताओं का विकास होता है, धीरे धीरे गरीबों का विकास भी होने लगेगा। तो सत्ता में भागीदारी न गरीब को देंगे, न किसान को देंगे, न मजदूर को देंगे। नहीं, लेकिन ऐसा भी विकास, गायत्री प्रजापति जैसा विकास नहीं सही है ना। नहीं, गायत्री प्रजापति देखिए कहाँ राजनीति का व्यवसायीकरण होगा। जब करोड़ों रुपए खर्च करेगा, वो कहाँ से लेके आएगा? करोड़ों रुपए खर्च करेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार से पैसा आएगा, राजनीति करेगा, सत्ता में पहुंचेगा। एक साइकिल बन गया है, जनता को लूटो, भ्रष्टाचार करो, पैसा कमाओ, इलेक्शन लड़ो, सत्ता में जाओ, सीधा सा फॉर्मूला बन गया है। तो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। ठीक बात कर रहे हैं। जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा तो फिर बाकी चीजें बेईमानी हो जाती है, न कोई विचारधारा होती है और न कोई आते हैं लोग जी वफादारी किसी पार्टी के प्रति होती है। आज में कोई स्कैम नहीं हुआ है। वफादारी भी वही होती है जहाँ हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। तो देखिए, मुद्दा हमेशा पूरे देश में वही मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और उन्हीं पर काम नहीं होता है। अब आज भी अगर बीजेपी, मैं कहता हूँ, अगर रिपीट करती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान फ्री के अनाज का होगा, जो कोरोना काल में फ्री मिला। तो मेरी कई लोगों से बात थी, देखिए वो ये कहते हैं कि हमें तो भूखे मर जाते अगर अनाज नहीं मिल रहा होता। ये हकीकत है। नहीं, दो चीजें तो हो गई, ये तो दो स्पष्ट हो गया। देखिए, बीजेपी के फ्री अनाज का जो सबक था वो समाजवादी पार्टी ने को मिल गया है, और बीजेपी को जो मिला है वो समाजवादी पार्टी ने जो जोर शोर से मुद्दा उठाया था वो आवारा मवेशी का। तो इन दोनों पार्टियों का, इस दोनों मुद्दे जो है इनका तो एहसास हो गया है। अब एक न्यूट्रल सवाल ले लेते हैं। अभी आपने जो बात कही उसी से एक सवाल आया मेरे जहन में। आलोक, सभी से वही सवाल लेंगे, और आलोक जी मुझे लगता है कि आप बिल्कुल निष्पक्षता तौर से आप भी जवाब देंगे और संजीव जी भी देंगे। आलोक जी, दरअसल जब समाज सेवा के लिए हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी प्रेरणा रहती है हमारे अंदर मतलब राजनेताओं के अंदर। ये लोग अपने बच्चों को अगर कहें कि पुलिस अधिकारी बनाने को लेकर के या आर्मी में कह दें, यहाँ क्यों ये सब नहीं भेजते हैं भाई? वहाँ तो देश की सेवा के लिए सबसे अच्छा मौका मुझे लगता है कि अगर फोर्स में भेज दें हम अपने बच्चों को, राष्ट्र की सेवा के लिए अगर अपने बच्चों को भेज दें, इससे बड़ा मुझे लगता है किसी माँ बाप के लिए सौभाग्य की बात नहीं होगी और सुख और आनंद की बात नहीं होगी। लेकिन मुझे, चाहे आपका दल हो चाहे कोई भी दल हो, किसी दल का कोई नेता अपने बेटे को सेना में नहीं भेजता, क्यों? आलोक जी, ऐसी बात नहीं है योगेश जी। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने बेटा को नेता ही नहीं बनाता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके लोग आईटी में काम कर रहे हैं, किन्हीं के बेटे डॉक्टर हैं, किन्हीं के बेटे आईटीआई में हैं, किन्हीं के बेटे अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रश्न बड़ा सीधा साधा था। ये बहुत आपकी पार्टी के कितने नेता बच्चे बॉर्डर पर हैं? कितने सेनाओं में है ये हमने पूछा, कितने सेनाओं में? ये बात उपाध्याय जी भी पूछ रहे हैं, कितने आपके कितने नेताओं के जो बच्चे हैं वो सेना में हैं? ये
ये बात अगर वो पूछ रहे हैं तो सार्थक पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे पास, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे दल के इतने लोग के देखे सेना। अच्छा, कोई एक नाम आपको याद है जिसका बेटा सेना में हो? हाँ, कोई एक नाम? अभी तो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन है ही नहीं, है नहीं। नेताओं के आगे ध्यान में जब आएगा, आर्मी में है। देखिए राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए हैं, अरे जितने हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, उन सबके बच्चे एमएलए, एमपी, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, गरीब बोर्ड के अध्यक्ष, वो वहाँ पर हैं, बॉर्डर पर नहीं है। उपाध्याय सर, हमारे यहाँ इस तरीके की चीजें नहीं है। अब एक अपवाद स्वरूप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक नेता का बेटा एमएलए है, तो इसका मतलब, चलिए ठीक है, नहीं है आलोक जी, नहीं है आपके पास। देखिए आपके जहन में अगर आपको नहीं पता है आपकी पार्टी के कि कोई नेता ऐसा, देखिए ये मुद्दा हमेशा उठता है और ये मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी। अगर होता तो जरूर आपको याद रहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, मैं इस पर होमवर्क करूंगा। होमवर्क करिएगा, ठीक है। मैं फिर कभी चर्चा में अगर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो आपसे पूछेंगे। संजीव जी, मैं आपको बता दूंगा कि कितने लोग, बिल्कुल वही बात संजीव जी से हम पूछ रहे हैं। संजीव जी, आप बताइए, ये काम तो आपके भी नेताओं के द्वारा हो सकते हैं। देखिए रक्षा के क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव का जिस तरीके से हर जनसभाओं में अभी भी नाम लिया जाता है कि जो काम उन्होंने किया है अब तक किसी ने नहीं किया है, तो इससे प्रेरणा लेकर के कम से कम देश की जो बॉर्डर पर सेना मौजूद है उनसे प्रेरणा लेकर के नहीं, अपने नेताजी से प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों को तो सेना में भेजने का काम किया जा सकता है। आपको, आपके जहन में कोई नाम है ऐसा जिनके बच्चे सेना में हो? सबसे पहले तो बता दूं, हमारे राष्ट्रीय सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं और उनके तमाम रिश्तेदार बॉर्डर पे हैं, मिलिट्री में हैं, तमाम रिश्तेदार, और मैं नाम भी गिना दूंगा। और हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। अरे सैनिक स्कूल से तो आप सिविलियन भी पढ़ते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं सैनिक स्कूल में। देखिए रिश्तेदार तो बीजेपी वाले नेताओं के होंगे, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले तो न जाने कितने सैनिक स्कूल में पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को, कितने रिश्तेदारों के हैं। प्रश्न बड़ा सीधा सा था। हमने पढ़ने के लिए नहीं कहा, हमने सेवा के लिए कहा, हमने पढ़ने के लिए नहीं पूछा है। ये तो अपने बच्चों को पढ़ा करके ठीक है राजनीति में लाएंगे, वो बात अलग हो गई है। बीजेपी के आप पता करिए, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बच्चे जो है वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम भी पढ़ा सकते हैं, आप भी पढ़ा सकते हैं, सिविलियन भी पढ़ा सकता है सैनिक स्कूल में। उपाध्याय जी, ठीक है, आ गई बात आपकी, आ गई संजीव जी, आ गई आपकी बात। उपाध्याय जी, क्या वजह है जो ये वास्तव में देश प्रेम का ये जो सबसे बड़े बड़े दम भरते हैं ये राजनीतिक दल, लेकिन क्यों नहीं देश सेवा के लिए अपने बच्चों को उतारते हैं? देखिए विडंबना यही है इस देश की, एक भी नेता का बच्चा अगर सेना में शहीद हुआ हो बॉर्डर पर, नाम गिना दीजिए। और इसीलिए संवेदनाएं उतनी नहीं होती हैं सेना के जवान के प्रति। देखिए उसके नाम पर वोट लिया जा सकता है, उसके नाम पर राजनीति की जा सकती है, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन अपने बेटे को या अपने परिवार के सदस्य को कोई भी नेता शहीद होने के लिए नहीं भेजता है। शहीद का दर्जा सबसे ऊंचा दर्जा होता है। बिल्कुल, कितने नेताओं के बच्चों को शहीद का दर्जा मिला है ये हमारे दर्शक भी समझते हैं। ठीक बात। देखिए वो किसान है जिसका बेटा बॉर्डर पर देश की रखवाली कर रहा है, और वो किसान है जो खेत में काम करके इस देश का पेट भरने का काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, और इस बात को मुझे लगता है नेताओं को समझना चाहिए और सरकारों को समझने के साथ ही साथ उनके हित में कोई ना कोई जिस तरीके से ठोस कदम उठाने की बात करते हैं वास्तव में सार्थक तौर पर उठाना चाहिए। फिलहाल आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार चुनाव अगले चरणों में पहुंचता जा रहा है, 5वें चरण में मतदान पहुंच चुका है, और 5वें चरण के मतदान में अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां ही ये दम भर रही कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वो जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर जनता किसकी तरफ झुकाव लेती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।